कई बच्चे तो बहुत पुराने, जो लगातार जिनका जुबान पे नाम है। क्यों आवाज क्यों नहीं आ रही? आवाज तो मस्त आ रही है एकदम। हाँ, बढ़िया है। चलो भाई लोगों, चलो चलो। हम्म। कल के दिन पे हमारे हाथों कितनी कटाई हो गई थी भाई। भाई हम लोगों ने, वैसे मेरा ज्यादा ख्याल है, काफी क्वेश्चंस थोड़ा अलग हट करके जो जो भी किए जाते हैं वो सब कर लिए थे, है ना। जितना मुझे याद है उतनी दूर तक अपन लोग सब कर चुके थे, है ना। अब अपन चलते हैं उन उस दुनिया से काफी आगे, क्योंकि कल भी मैंने ये सोचा था कि मैं इसमें कहीं, अच्छा बर्थडे वाला क्वेश्चन हो गया था अपना। एक मिनट। हाँ भाई, आ जाए बर्थडे, बिल्कुल 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 बिल्कुल। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है जो बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, उस पर चलते हैं। बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन। और पॉपुलर क्वेश्चन क्या है वो बताता हूं आपको, जरा सीन देखिएगा। पॉपुलर क्वेश्चन है लीप ईयर का क्वेश्चन। फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ अ लीप ईयर। ठीक है, क्या है पहली चीज? हैविंग 53 संडे। हैविंग 53 संडे। ठीक है, अब मैं आपको सीन समझाता हूं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ अरे सब हो जाएगा। एनसीआर पे एनसीआरटी तो आप उठा उठा के फेंक दोगे आप, चिंता ही मत करो आप। बहुत ध्यान से सुनना। देखो, पहली चीज यू समझो कि एक वीक में 7 दिन होते हैं। ठीक है, अच्छा एक बार जरा 52 की मल्टीप्लाई करो 7 से, कितना आएगा? 350 प्लस 14 और 364, कितना आ गया? 364। ठीक है ना। तो इसका मतलब ये कि 52 हफ्ते 365 का दिन होता है। लीप ईयर में, लीप ईयर में एक दिन ज्यादा होता है। ठीक है ना। तो नॉर्मल ईयर जो होता है वो 365 का होता है। अगर 52 हफ्ते पढ़ते, सपोज कितना बोला मैंने? 52 हफ्ते पढ़ते। ठीक है, बड़े ध्यान से समझना। 52 हफ्ते पढ़ते तो हर वीक में 7 दिन। तो हिसाब से देखा जाए तो एक पूरे साल में 52 हफ्ते में 364 दिन निकल जाते। कितने दिन निकल जाते? 364 दिन निकल जाते। अब 365 में से 364 निकल गए तो नॉर्मल साल में 52 हफ्ते के सिवा एक दिन और बचा। 52 हफ्ते के सिवा एक दिन और बच गया। वो जैसे ही लास्ट वाला दिन लगेगा, आपका 53वां हफ्ता चालू हो गया। अच्छा, लीप ईयर में 366 दिन होते हैं, तो इसलिए 364 दिन तक तो 52 हफ्ते बीत गए। 52 हफ्ते तो बीत गए, लेकिन रह गए 2 दिन। तो इसका मतलब यह कि अब जो लीप ईयर होगा तो उसमें बचे हुए जो 2 दिन होंगे वो 53वें वीक के चल रहे होंगे, 53rd वीक के चलने चालू हो जाएंगे। 52 वीक तो गए, 53rd वीक और स्टार्ट हो गया। ये बात समझ में आई? लेकिन अब इसका साइको समझते हैं, पीछे का बेस और पकड़ते हैं। मान लेते हैं कि 1 जनवरी, क्या बोला मैंने? 1 जनवरी,
1 जनवरी की जो स्टार्टिंग है, ठीक है ना, वो संडे से हुई। 1 जनवरी की स्टार्टिंग किससे हुई? संडे से हो गई। इसका मतलब ये कि जो 365वां दिन होगा ना, जो 365वां दिन होगा उस दिन तक, ठीक है ना, क्योंकि संडे, देखो जैसे ही आप यहां से मिलाओ, जरा ध्यान से सोचना, 1 तारीख की शुरुआत संडे से हुई, ठीक है ना, फिर 2, 3, 4, 5 मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, 5 को क्या आ गया? थर्सडे, फिर 6 को फ्राइडे, 7 को सैटरडे। सोच लो, देखो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, और 8 तारीख को फिर से संडे आ गया। क्लियर है? ऐसे चलते चलते जिस दिन हमारा 300, कौन सा दिन आ जाएगा? 364वां दिन होगा, 364th डे जो होगा, ठीक है ना, 364th डे जो होगा, उस दिन हमारे पास में वापस संडे आ चुका होगा। पहले सोचना, ये बात सोच के देखना, 300 है ना। अब जो अगला चलेगा 365वां दिन, 364th डे जो होगा ना, उस पर संडे वापस आ चुका होगा। अब 365th डे, 365th डे मंडे और फिर ट्यूसडे आएगा। ये बात क्लियर है ना? तो हमारा को बस इतना से दिमाग में अगर रह गया ना कि बस अगर जितना मैंने बताया उतना भी रह गया, इसके बियॉन्ड मत जाना, क्योंकि और ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करना, बस इसको इतना समझ के चलना कि 364 दिन तक तो 52 हफ्ते निकल गए भाई, ठीक है ना। 364 दिन तक 52 हफ्ते बीत चुके हैं, बीत कंप्लीट हो गए, कंप्लीट, सही है। और जैसे ही अगला आएगा वापस से, जो अब हमारे पास में 365वां दिन आएगा, फिर से हमारे पास एक फ्रेश संडे आ गया। अब हमारे पास में 2 दिन बच जाते हैं हर बार। तो याद रखना, इन अ लीप ईयर, इन ए लीप ईयर, ठीक है, वी हैव 2 days रिमेनिंग, वी हैव 2 days रिमेनिंग, ठीक है। इसमें क्या हो गया? 2 दिन बच गए भाई। बहुत ध्यान से सोच लो, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से सोचना, अच्छे से, मतलब ऐसे तुक्के में मत बोलना, बहुत ध्यान से समझ करके अपनी बात रखना कि हमारे पास में लीप ईयर के केस में 2 दिन बच रहे हैं, माने 52 हफ्ते तो पूरे बीत गए, पूरे कंप्लीट एग्जॉस्ट हो गए। जब हम 7 तारीख को खड़े थे, उस दिन तक हमारे पास सैटरडे था। 8 तारीख को हमारे पास में दूसरा संडे चढ़ा, तो जिस दिन हमारे पास में 364वां दिन होगा, उस दिन तक हमारे पास में सैटरडे आ चुका होगा। 365वें दिन हमारे पास में अब कौन सा संडे चढ़ेगा? 353वां, माने 53rd संडे चढ़ जाएगा। आई थिंक ये वाली बात आपको पकड़ में आ जाएगी। हाँ, और देखो अब यहां से भी देखो, अब यहां जनवरी 1 में अगर बाय द नॉर्मल ईयर होते हैं ना, नॉर्मल ईयर कैसे चलते हैं? नॉर्मल ईयर ऐसे चलते हैं कि अगर आपकी शुरुआत मंडे से हुई है, मान लो नॉर्मल ईयर माने जैसे 1995 ईयर है, तो अगर आपकी साल की शुरुआत अगर मंडे से हुई है, तो 1996, इफ इट इज नॉट अ लीप ईयर, इफ इट इज नॉट अ लीप ईयर, इफ इट इज नॉट अ लीप ईयर, ठीक है, इफ इट इज नॉट अ लीप ईयर, मैंने कैलकुलेट नहीं करा, आप बता रहे हो कि है कि नहीं, आप बताना सोच करके। 1996 इज अ लीप ईयर और नॉट? 1996 इज अ लीप ईयर और नॉट? लीप ईयर है ना? हाँ, तो हम ये एग्जांपल में गलत आ गए, गलत। 1996 इज अ लीप ईयर, तो मान लो लेट्स से 1993 की शुरुआत अगर मंडे से हुई है, तो 1994 की शुरुआत ट्यूसडे से होती है। ये बच्चे बच्चे को पता है, ये कंफर्म है, ये भी पता ही होगा। हालांकि पर मैं कह रहा हूं ना, हम इसकी ज्यादा गहराई में नहीं उतरे तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। अगर ये लीप ईयर होता तो वेडनेसडे से होती, अगर लीप ईयर होता तो वेडनेसडे से होती, ठीक है। अच्छा, आपको ये भी पता होगा लीप ईयर कौन सा होता है? आपके दिमाग में होगा लीप ईयर वो होता है जिसमें 360 डेज होते हैं। और पता कैसे चलता है कि लीप ईयर है? मतलब कैसे पता चलता है कि लीप ईयर है? लोगों के दिमाग में एक साइको बैठा होता है कि अगर 4 से डिवाइड है
तो इट इज अ लीप ईयर। तो आपको ये भी बता दूं कि लीप ईयर सेंचुरी ईयर नहीं होता कभी भी। माने जैसे 2000 है ना, दैट इज नॉट कंसिडर्ड एज अ लीप ईयर। ठीक है, हाँ, हमने अपने उसमें जैसे जो भी सेंचुरी ईयर होता है ना, उसको लीप ईयर से मुक्त कर रखा है, ऐसा मैंने सुना था। मतलब 4 से डिवीजन के सिवाय एक और चीज भी याद रखते हैं। ठीक है ना। तेने भी फरवरी बोला था ना। ठीक है। मेरे को लगा था कि फरवरी बोलेंगे कई बच्चे। ठीक है, हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो फिलहाल 2 दिन रह गए। अब वो 2 दिन में क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं? जो पॉसिबिलिटीज है ना, वो पॉसिबिलिटीज देख रहे हैं अपन लोग। ठीक है, पॉसिबिलिटीज क्या क्या 2 दिन में क्या क्या हो सकता है? या तो संडे मंडे आएगा उन 2 दिन में, या फिर मंडे ट्यूसडे आएगा, या फिर ट्यूसडे वेडनेसडे आएगा, या फिर वेडनेसडे थर्सडे आएगा, या फिर थर्सडे फ्राइडे आएगा, या फिर फ्राइडे सैटरडे आएगा, या फिर सैटरडे संडे आएगा। सही बात है ना? ये बात कंफर्म? अगर ऐसा है तो अब हमारे पास में अगर एक लीप ईयर है तो 53rd संडे आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? माने संडे से शुरू हुआ, अगली बार दोबारा संडे आ सकता है। माने 365वें दिन हमारे पास में 53rd संडे होगा, है ना। लेकिन संडे ही थोड़ी ना होगा, मंडे भी होगा। तो संडे मंडे अपने को तो पता है, अपने को सिर्फ देखना है संडे कितनी बार आ सकता है, किन किन चांसेस में आ सकता है। तो हमको पता है एक तो यहां संडे आ सकता है, और एक इन 2 दिनों में यहां पे भी संडे आता है, यहां पे भी संडे आता है। तो कहना मतलब ये कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ 53rd संडे, 53वां संडे होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 53वां संडे, 53rd संडे होने की प्रोबेबिलिटी, संडे होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 2/7। ठीक है, 2 चांस है 7 में से, इन 7 में से 2 चांस। अगर किसी ने क्वेश्चन में पूछा, ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ 53rd मंडे क्या होगा, मंडे की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो मेरा जवाब होगा कि मंडे की प्रोबेबिलिटी 53rd मंडे। अगर आपने मेरे से पूछा कि मंडे होने की क्या चांसेस हैं, तो मैं आपको कहूंगा मंडे एक तो यहां हो रहा है, एक यहां हो रहा है। सही है, 2 बार हो रहा है, कितने में से? 7 में से। इट इज ऑल्सो 2/7। ठीक है, अब इसके बाद की बात करते हैं। 1900 चेक करो जरा। सी प्रोबेबिलिटी ऑफ, अगले ने क्वेश्चन में पूछा 53rd संडे एंड 53rd मंडे। क्वेश्चन में पूछा गया नहीं साहब, हमें संडे और मंडे नहीं चाहिए, हमें संडे और मंडे एक साथ चाहिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ 53rd संडे एंड 53rd मंडे। तो भाई संडे और मंडे एक साथ चाहिए, और उसका सिर्फ एक ही केस है आउट ऑफ 7। तो आंसर इज 1/7। अब क्वेश्चन पूछा गया कि नहीं नहीं नहीं, प्रोबेबिलिटी ऑफ 53rd संडे, है ना, और 53rd मंडे। भाई क्या अंतर है सर, दोनों तो सेम ही होंगे ना। ठीक है, अब आप सोचो, अब अगर देखा जाए संडे भी चलेगा, 53rd मंडे भी चलेगा, तो 53rd संडे कितने केसेस में? 2 में। सही है, और मंडे कितनी जगह पे? 2 में। तो अगर देखा, यस देखो मैंने कहा था ना, 1900 इज नॉट अ लीप ईयर बट 2000 इज अ लीप ईयर। जिसमें भी डबल जीरो होते हैं ना, उसको आउट करते हैं हम। ठीक है, अच्छा, तो फिलहाल अगर देखा जाए तो आंसर इज 3/7। टोटल 3 केस हो रहे हैं, ये संडे भी चलेगा या मंडे भी चलेगा। तो देखो हमारे पास में या तो संडे मंडे हो सकता है, या फिर मंडे ट्यूसडे हो सकता है। 2 तो इसी के केस हो गए। संडे का केस क्या होता है? सैटरडे संडे। 3/7, है ना। अब देखो एक और क्वेश्चन जो अच्छे से पागल कर सकता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ 52nd संडे। क्यों 52nd संडे तो आएगा ही आएगा हर हाल में। 52nd संडे क्या लगता है? क्या चांसेस हैं कि 52nd संडे आए? देखा, मैं जानता था अधिकतर बच्चे मस्त आंसर देंगे इसका। 1 नहीं आ सकता। 52nd संडे आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा? ठीक है,
हाँ भाई, क्या कहते हो? लीप ईयर में हमारे पास 2 दिन होते हैं। कौन है ये जो एक दिन देख रहा है बच्चा? ठीक, प्रोबेबिलिटी ऑफ 52nd संडे। नहीं, ये श्योर इवेंट नहीं है। आंसर इज 5/7, 5/7। अगर गलती से मंडे ट्यूसडे आ गया तो 53वां मंडे आया, 53वां ट्यूसडे आया, लेकिन संडे तो सिर्फ 52 ही चढ़े। समझ में आया? 52nd संडे कंफर्म है, हाँ या ना? लेकिन कंफर्म क्या कि 53 नहीं आना चाहिए, 52 पे रोकना है। तो आप यूं भी समझ सकते हो कि 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 53rd संडे। 53rd संडे की प्रोबेबिलिटी हटा दो, माने 52 संडे ही रह जाएं, 52 ही होने चाहिए, 52 ही होने चाहिए, और कोई कंफर्म नहीं है कि 52 नहीं रह जाएंगे। समझ रहे हो आप? 52 ही रह जाएंगे, कोई कंफर्म नहीं है। 53 भी हो सकता है, हमको 53 नहीं चाहिए। ठीक है, इसीलिए चलो देखो, अब ये तो देखो संडे मंडे लीप ईयर पे क्वेश्चन कर दिया अपन ने। ठीक है, अपन ने कर दिए क्वेश्चन कर दिए क्वेश्चन। ठीक है, तो हमने लीप ईयर पे लोग 1-2 करवाते हैं, अपन ने 5 कर दी भाई, 5 अच्छे से लीप ईयर 2। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट टाइटल पे बात करते हैं जिसका नाम है जनरलाइज्ड एडिशन थ्योरम। जनरलाइज्ड एडिशन थ्योरम, ठीक है, उर्फ जीएटी, जीएटी। ठीक है, जनरलाइज्ड एडिशन थ्योरम। जनरल एडिशन थ्योरम में याद रखना, ठीक है, बहुत छोटी छोटी चीजें जो अपने को पता होनी चाहिए जनरल एडिशन थ्योरम। ठीक है, पहली चीज, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एटलीस्ट, ठीक है, वन ऑफ द इवेंट, या प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग वन ऑफ द इवेंट ऑफ ए और बी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग वन इवेंट ए और बी। ठीक है, या प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एटलीस्ट वन ऑफ द इवेंट ए और बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एटलीस्ट वन इवेंट ए और बी। ए और बी में से किसी एक के ही होने के क्या चांस है? ठीक है, अब अगर ये वाली बात बोली गई तो समझो, इसका मतलब ये हो गया, इसको पहले ये जो भी मैंने लिखा, इसको हम पढ़ेंगे ऐसे, बोलेंगे ऐसे, इट इज ऑल्सो इक्वलेंट टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी। ठीक है, या फिर बोलेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, जिसे आप यूनियन कहते हैं। ना 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 सर, ये नहीं चलेगा, ए यूनियन बी। क्यों? सही है, नहीं यही चलेगा। या माने यूनियन, या माने यूनियन, और या माने और। ठीक है, अच्छा इसे ऐसे भी बोल सकते हैं, ए प्लस बी। कुछ किताब वाले ऐसे भी बोल देंगे, ध्यान रखना, ए प्लस बी। तो आपके एनसीईआरटी में ये चलता है और हम सब पे खेलते हैं। ठीक है, अब ये क्या चीज है? बेसिकली आप बहुत आसानी से इस बात को समझ सकते हैं अगर मैं आपको वेन डायग्राम में बताऊं कि ये ए है, ये हमारा बी है, ये ए इवेंट है, ये बी इवेंट है। ठीक है ना, और हम मांग रहे हैं ए और बी का यूनियन। अगर हम ए और बी का यूनियन मांग रहे हैं तो हम आपसे मांग रहे हैं ये सब ए और बी का टोटल यूनियन। समझ रहे आप? हमने टोटल यूनियन मांग लिया है। आप मेरा दादा क्या समझ गए होंगे, ए यूनियन बी। यूनियन इंटरसेक्शन माने यूनियन का मतलब होता है ये या ये। ठीक है, कुछ भी चलेगा। ठीक है ना, कम से कम एक, कम से कम एक का मतलब तो दोनों भी हो सकता है ना। हाँ, तो अब देखो ये हो गया ए यूनियन बी। अब अगर किसी ने ये मांगा मुझसे तो ये मेरे को कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं,
मैंने पहले ए वाला सर्कल लगाया तो मैंने पी ए लिख दिया, ठीक है। फिर मैंने बी वाला सर्कल लगाया तो मैंने पी बी लिख दिया। लेकिन एक चक्कर जिस पे आपकी नजर पड़ गई होगी वो ये कि ये जो बीच वाला इलाका है ये 2 बार आ गया। हमें सब में इवननेस चाहिए, तो ये एक बार था, ये एक बार था, ये 2 बार आया, तो हमने एक बार बीच का इलाका घटा दिया। ये बीच का इलाका कौन सा वाला इलाका है? जो दोनों में कॉमन है, जो दोनों में कॉमन, कॉमन माने इंटरसेक्शन है। ये ए और बी का इंटरसेक्शन है, समझ रहे हैं? इसे पढ़ते हैं ए एंड बी। क्या पढ़ते हैं? ए एंड बी, सही है। हाँ, अब आप में से कई को समझ, अच्छा ये एंड होता है, तो फिर और क्या होता है? और पूरा होता है। अच्छा, ओके, तो यहां से पी ए एंड बी, ए इंटरसेक्शन बी वाला पोर्शन 2 बार आ रहा था, हटा दिया। ओके, ऐसे, हाँ, तो दिस इज जनरलाइज्ड, है ना, या यूं समझिए जनरलाइज्ड एडिशन थ्योरम। ये है एडिशन थ्योरम। ये तो सर बहुत ही आसान है, हाँ बहुत आसान है। आई थिंक मेरे अंदाजा ख्याल आप में से कई लोगों को समझ में आ गया। पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन भी ऐसे देख रहे हैं सर, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं पॉइंट नंबर नेक्स्ट पे, ठीक है। सेकंड पे आ जाए। सेकंड में आगे चलते हैं। नेक्स्ट टाइटल का नाम है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है ना, जिसे अपन एमई इवेंट्स भी बोलेंगे, ठीक है। हैपनिंग ऑफ वन इवेंट, ठीक है, स्टॉप्स हैपनिंग ऑफ अदर, then it is known as, ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। अगर एक का होना दूसरे को रोक दे, अगर एक का होना दूसरे को रोक दे, तो हम समझ जाएंगे कि दोनों इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, दोनों ही राजा हैं, एक्सक्लूसिव हैं, तो एक दूसरे को रोकता है। अगर ऐसा है तो फिर कैसे करेंगे, उस पर जरा बात करते हैं, ठीक है। जरा समझते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, है ना। पहली चीज ये समझ में आई, अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो एक का होना दूसरे को रोकता है। इसका मतलब ये कि ए एंड बी अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट किसी ने बोल दिया तो इसका मतलब ए होगा तो बी नहीं होगा, बी होगा तो ए नहीं होगा, ठीक है। तो ए होगा इंप्लाइज बी नहीं होगा, ठीक है, एंड बी होगा इंप्लाइज ए नहीं होगा। एक का होना दूसरे को रोक रहा है, इसका मतलब ये कि अगर ए होगा बी नहीं होगा, बी होगा तो ए नहीं होगा। इसका मतलब ये कि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। क्या मेरी बात समझे? क्या मेरी बात समझ गए? इसका मतलब ये कि हम ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं देख पा रहे, ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं देख पा रहे। मैंने इंप्लाइज ए एंड बी बोथ हैज नथिंग कॉमन, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं भाई। एक और जब दोनों में कुछ कॉमन होता तो ए के होने पे बी भी हो रहा है और बी के होने पे ए भी हो रहा है, ए के होने पे बी भी हो रहा है कुछ। जैसे इस पोर्शन में ए हो रहा है, साथ में थोड़ा थोड़ा पोर्शन बी का भी हो रहा है। इस पोर्शन में जहां बी हो रहा है साथ साथ में थोड़ा पोर्शन ए का भी हो रहा है। लेकिन जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा तो ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है तो इसका मतलब जब भी वेन डायग्राम बनेगा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का ऐसा बनेगा, हाँ दोनों ऐसे होंगे, दोनों में कुछ भी कॉमन पार्ट नहीं होगा। एग्जैक्टली, इट इज सिंपली अ डिसजॉइंट सेट, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब ये कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5 होगा, हाँ, या यूं कह सकते हैं कि पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0 हो गया। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने पर
दो घटनाएं अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, ठीक है, परस्पर अपवर्जी बोलते हैं इन्हें। उस दिन श्यामानंद अपन सोच रहे थे ना, परस्पर अपवर्जी, ठीक है। तो अगर देखा जाए इफ बोथ इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव देन वी कैन से ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0। बहुत सिंपल समझना है। अब आगे की बात करते हैं, पॉइंट नंबर 3 पे आओ। इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव देन पी ए यूनियन बी का क्या होगा? यूनियन बी में क्या होगा? तब ऐसा लिखेंगे कि पी ए लिखेंगे, पी बी लिखेंगे, और माइनस में पी ए इंटरसेक्शन बी तो 0 हो गया, तो बस इतना ही लिखेंगे और क्या लिखेंगे। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने पर बिल्कुल सिर्फ इतना सही रह जाता है, पी ए प्लस पी बी। तो आप समझ जाना, अगर कभी भी पी ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी बी है तो समझ जाना ए और बी अपने आप म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। अच्छा, अब एक और बात, मस्त बात करता हूं, जरा ध्यान से देखें, ठीक है। पॉइंट नंबर 4 मस्त बात है, इसलिए कलर बदल रहा हूं। देखो, हमें यह पता है कि किसी भी ए इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी 0 से 1 में होती है, किसी भी बी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी भी 0 से 1 में होती है। सही बात है। इसका मतलब ये कि पी ए यूनियन बी जो है, अच्छा, अब ये अगर मान लो कोई अगर दो इवेंट है ना, ए यूनियन बी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी जो होगा वो भी 0 से 1 में होगा। भाई प्रोबेबिलिटी जब तक है तब तक तो ये भी होगा ना। अगर ये हो गया तो आपको एक और बात जानना पड़ेगा ना कि अगर ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो ये तो किसके बराबर हो जाएगा? पी ए प्लस पीबी के बराबर हो जाएगा। उसे भी कहां से कहां में होना पड़ेगा? 0 से 1 में होना पड़ेगा। अगर बाय द वे कोई घटना मतलब कोई इवेंट अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो उस केस में ये भी 1 होगा। अब आप ये कभी नहीं बोलोगे कि सर ने पी ए प्लस पीबी के टाइम पे इन्हें जोड़ा 0 0 और इसे 2 कर दिया, नहीं। हाँ, यहां समझना है, 0 से 2 नहीं बोल देना कहीं। ठीक है। अच्छा, तो ये बात एक और मेरा ज्यादा ख्याल है शायद आप में से कोई भी समझ गया होगा। बेसिक तक तो मैंने पकड़ा दिया आपको, ठीक है। अब चलते हैं फटाफट से क्वेश्चन की दुनिया में। आ जाओ फटाफट इस पे बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, राइट। अगला अगला क्वेश्चन कहता है प्रोबेबिलिटी ऑन थ्रो ऑफ 2 डाइसेस, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, आइदर सम इज इक्वल टू 8 और हैविंग इक्वल नंबर्स, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रो ऑफ 2 डाइसेस आइदर दिस और दिस। रेडी? हाँ भाई, अब जरा समझना, बहुत ध्यान से समझना, ठीक है, बहुत ध्यान से समझना। देखो, तो हम क्या ढूंढ रहे हैं? प्रोबेबिलिटी की या तो सम कितना आ जाए, 8 आ जाए, है ना, है ना, या सेम नंबर आ जाए या इक्वल नंबर आ जाए, ठीक है ना भाई। तो अगर आप समझते हो तो आप समझ जाओ, ये जो और लिखा है ना, इसकी जगह पर मैं लिख देता हूं यूनियन, या माने यूनियन, यही तो मांग रहे हैं हम लोग। तो अगर देखा जाए तो ये पी ए यूनियन बी जैसा है, तो अब यहां पे कोई भी सोचेगा तो क्या सोचेगा कि प्रोबेबिलिटी एक तो सर सम 8 हो जाए, प्लस में प्रोबेबिलिटी सर इक्वल नंबर हो जाए, ठीक है, और माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ इन दोनों का कॉमन पार्ट अगर कोई आ रहा है तो वो भी देख लेंगे सर, इंटरसेक्शन इक्वल नंबर, ठीक है ना। ऐसा अगर हो सकता तो वो भी देख लेंगे। अब सम 8 होने के चांसेस देखते हैं। सम 8 आप में से कई लोगों को याद होगा, 13 माइनस 8/36, कुछ याद आया? 13 माइनस 8 पुराना रिकॉर्ड में, ठीक है। प्लस में इक्वल नंबर होने के चांसेस, इक्वल नंबर 1 1 2 2 3 3, 6 केसेस हो सकते हैं आउट ऑफ 36। इसका भी काम खत्म करो। माइनस में सामने वाले ने कहा नहीं नहीं, ऐसा भी केस ढूंढो जिसमें सम 8 आ रहा हो और इक्वल नंबर आ रहा हो। तो ऐसा एक केस सामने आया 4 4, जिसमें सम भी 8 है और सेम नंबर भी है। तो अगर आपको ये बात समझ में आई तो इट इज 1/36, सही है ना। अगर यहां तक की बात पकड़ में आ गई तो अपने को बताइए 5 5 और 6 11, 11 में से 1 गया, तो इट इज आंसर इज 10/36। क्वेश्चन फिनिश, ठीक है। तो आंसर इज 10/36।
वेरी सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में सेकंड क्वेश्चन कहता है, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी दैट आइदर, ठीक है, सम इक्वल टू 9 और इक्वल नंबर, इसकी प्रोबेबिलिटी सोचो सर। सम 9 हो या इक्वल नंबर हो, ठीक है, तो हम समझ गए। अच्छा बीच में यूनियन है, हाँ यूनियन है ना, और माने यूनियन, तो इसका मतलब पहला केस प्रोबेबिलिटी की सम 9 हो प्लस प्रोबेबिलिटी की इक्वल नंबर हो माइनस प्रोबेबिलिटी हो सकता है अगर तो सम 9 हो, ठीक है, एंड इक्वल नंबर हो। सही बात है, सम 9 होने के चांसेस 13 माइनस 9/36, समझ गए। इक्वल नंबर होने के चांसेस 6/36। अच्छा, और ये दोनों ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। सम अगर 9 आएगा तो इक्वल नंबर नहीं आए, 4.5 थोड़ी ला दोगे, तो ये दोनों एम ही है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। समझ में आए, ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो इसलिए कॉमन पार्ट विल बी 0। तो यहां पर अगर देखा जाए तो दिस इज सेइंग 4/4 और 10/36, गलत तो नहीं सोच गया, ठीक है, अगेन 10/36। आई थिंक क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा पकड़ में आया होगा, राइट है। अगला अगला क्वेश्चन है, ठीक है, सी, प्रोबेबिलिटी सम इज इक्वल टू 5 ना, सम इवन हो, सम इज इक्वल टू इवन और लेस देन 5, ठीक है, सम या तो इवन हो या फिर लेस देन 5 हो। अब देखो साहब, इसको अगर आप समझते हैं तो पहला केस तो प्रोबेबिलिटी की सम कैसा आ जाए, इवन आ जाए, या फिर क्या हो प्रोबेबिलिटी, ठीक है, कि सम लेस देन 5 आ जाए, या फिर ऐसा कोई केस हो रहा हो जिसमें सम इवन भी हो जाए, ठीक है, एंड सम जो है वो लेस देन 5 आ जाए, ऐसा कोई केस हो देख लो सर। अब सम इवन आने का मतलब समझो, सम इवन आने का मतलब सम 2 आ जाए, 2, ठीक है, तो 2 माइनस 1, सम 4 आ जाए, 4 माइनस 1, सम 6 आ जाए, 6 माइनस 1, सम 8 आ जाए, ठीक है, सम 8 आ जाए, ठीक है, 13 माइनस 8, सम 10 आ जाए, 13 माइनस 10, सम 12 आ जाए, 13 माइनस 12, अपॉन में 36। लो भाई, तो पहले का सम के इवन आने के चांसेस खत्म कर दिए, ठीक है, इसकी बात होगी। अब सम 5 से छोटा, सम 5 से छोटा, जैसे सर सम 2 आ गया, ठीक है, तो 2 आने का मतलब 2 माइनस 1, या 3 आ गया, 3 माइनस 1, 4 आ गया, 4 माइनस 1, 5 से छोटा रखना है, तो इसकी कहानी को भी रोक दो, ठीक है, और अपॉन में कितना 36, वो चला दो भाई, ठीक है। अब आगे बात करते हैं माइनस। अब कुछ ऐसे भी केस हो सकते हैं जब सम इवन भी था और 5 से छोटा भी था, ऐसे कौन से केसेस हैं, जैसे सम 2 था या सम जो है वो 4 रहा, 4 होने पे इवन भी है और 5 से छोटा भी है, तो वो वाले केसेस हटाओ भाई, ठीक है, तो हटा लेते हैं भाई। एक 2 माइनस 1 प्लस में कितना 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 अपॉन 36, इसको मिला लेते हैं, क्या लंबा काम है, एक, एक और 3 4, 4 और 5 9, 9 और 5 14, 14 और 3 17, 17 और 1 18, ये हो गया 18/36, प्लस इधर आ जाते हैं, है ना, इधर तो सीधे कट गया, 2/36 कह देता हूं, ठीक है, तो मेरे को ऐसा लगता है कि शायद आंसर विल बी 20/36, मिलाप लेना, ठीक है, मिलाप लेना, राइट है। तो दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑन थ्रो ऑफ 2 डाइसेस। आई थिंक अब आप में से कई लोगों को जनरलाइज एडिशन थ्योरम का पता चल रहा होगा, ठीक है, नहीं तो जनरलाइज एडिशन थ्योरम पे बेसिक क्वेश्चन तक करवाने की शर्मिंदगी कोई नहीं उठाना चाहता, पता है, कुछ बड़े बड़े 4 क्वेश्चन कराने से थोड़ी ना यार बेसिक आपको पकड़ ही नहीं आएगा, नहीं तो ये कराना मस्ट है यार। मिल लिया तेरे, नहीं तुम्हारे को नहीं आएगा ऋषि, तुमने फर्स्ट डे नहीं अटेंड करा था क्या, अगर फर्स्ट डे अटेंड करेगा ना बेटा तेरे को दिख जाएगा उसमें, ठीक है, आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट, हाँ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन,
ठीक है, बहुत ध्यान से देखना बेटा। ठीक है, अ बैग हैज 20 एप्पल एंड 10 ऑरेंजेस। ठीक है, वेयर हाफ ऑफ देम आर रॉटन। ठीक है, आर रॉटन। इफ वी randomly select two fruits, ठीक है, find probability that both are apple or good fruit। ठीक है, बोथ आर एप्पल और गुड फ्रूट। अब देखो साहब, बच्चे की आंखों में क्या धस जाएगा? कौन सी ऐसी चीज है जो बच्चे की आंखों में धस जाएगी? और 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 अरे सर और आ गया, और आया सर, और इसमें क्या है ऐसा? हाँ ऋषि आ गया ना पकड़ में। देख देख, अब जैसे ये आया ना, अब देखो जरा सोचो कि ये क्या चीज है। और का मतलब जीएडी, एडिशन थ्योरम। मांगने वाला मांग रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, है ना, एप्पल, ठीक है, और माने यूनियन गुड फ्रूट। ठीक है, हाँ तो कर देते ना भाई, प्रोबेबिलिटी दोनों एप्पल निकले, ठीक है, प्लस प्रोबेबिलिटी दोनों अच्छे गुड फ्रूट निकले, माइनस में वो प्रोबेबिलिटी जिसमें एप्पल भी निकल जाए और, है ना, और गुड फ्रूट भी निकल जाए, वो वाली प्रोबेबिलिटी हटा लेंगे। सीधी बात है ना। अब जरा समझना। अब एप्पल की बात करते हैं। एप्पल क्या कहता है? 20 एप्पल, है ना। ओके, एप्पल के आने की क्या प्रोबेबिलिटी है भाई? आप क्या कर रहे हो? टोटल फ्रूट्स कितने हैं आपके पास? 30। आप 30 में से 2 फ्रूट निकाल रहे हो भाई, 30 में से 2 फ्रूट ही तो निकाल रहे हो, उसमें एप्पल आने के चांसेस क्या? 20 में से 2 आ जाए भाई, यही तो है और क्या। ठीक है, अच्छा अब अच्छे फ्रूट आने के पहले आपने क्या किया? अब दूसरे की बात करते हैं। जब आप 30 में से 2 निकाल रहे थे तो आप चाहते हो कि वो अच्छा है। अब टोटल हमारे पास 30 है, जिसमें से आधे सड़ गए, तो इसका मतलब गुड फ्रूट बचे कितने? गुड फ्रूट हैं ही कितने? गुड फ्रूट हैं ही 15, माने हम 15 में से 2 की बात कर रहे हैं। अब वो 2 कोई भी हो सकते हैं भाई, एप्पल भी हो सकता है और ऑरेंज भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा अब ये देखो फिर से वही वाली बात, कौन है? ओके, कोई दूसरा बच्चा है। मैंने कहा एक बच्चा प्राण पी रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखो क्या है क्वेश्चन के अंदर कि एप्पल भी हो और गुड फ्रूट भी हो। एप्पल और गुड फ्रूट, देखो तो 20 एप्पल है ना, उसमें से आधे सड़ गए भाई, आधे सड़े तो 20 में से आधे सड़े होंगे ना, तो गुड एप्पल कितने बचे? गुड एप्पल हैं ही कितने? 10। आधे सड़ गए, तो इसका मतलब जब आप 30 में से 2 निकाल रहे थे तो वो 10 एप्पल में से 2 आ गए। सही बात है ना? वो हटा लो आप, और क्या, ये आंसर हो गया क्वेश्चन फिनिश। अगले में चलो, आप बाकी कैलकुलेशन तो कर ही लोगे। ठीक है, ये तो मेरे को लगता नहीं है ऐसा कुछ बहुत आपके लिए दर्दनाक रहा होगा। समझ में तो आ गया है या नहीं आया? फटाफट बता देना। ठीक है, 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 ठीक है। क्वेश्चन में दे रखा है a number is selected, ठीक है, from a number means इंटीजर, है ना, इसको भी क्लियर कर दूं, एन इंटीजर, ठीक है, एन इंटीजर इज सेलेक्टेड फ्रॉम फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर। ठीक है, फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट it is divisible by 4 or 6।
हाँ भाई 4 और 6 आप बताओगे जल्दी से, आप जल्दी से, ठीक है, जल्दी से आप बताओगे, जल्दी से बताओगे, जल्दी से बताओगे कौन सी ऐसी चीज है जो बच्चे की आंखों में धंस जाएगी, बच्चों की आंखों में धंस जाएगी, ऐसी कौन सी चीज है, क्या ऐसा है जो बच्चा तुरंत कैच कर लेगा, सर ये तो वो है, ये तो उसके बारे में बात कर रहे हो सर, क्या? और ऑब्वियस ही बात है, और सही बात है ना, और आंखों में फंस जाएगा, लोगों को लगेगा अरे यार ये और है, पक्की बात है कि सर ये तो जनरल एडिशन थ्योरम पे जाएगा। तो इसका मतलब ये कि प्रोबेबिलिटी डिविजिबल बाई 4, और माने यूनियन, यूनियन डिविजिबल बाई 6, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी डिविजिबल बाई 4 प्लस में प्रोबेबिलिटी डिविजिबल बाई 6 माइनस में प्रोबेबिलिटी डिविजिबल बाई 4 एंड डिविजिबल बाई 6। ऐसा कैसे हो सकता है अगर कोई नंबर 4 और 6 दोनों से डिविजिबल हो? हर वो नंबर जो कि 12 से डिविजिबल होता है, ठीक है, वो 4 और 6 दोनों से डिविजिबल हो जाता है। सर कैसे पता किया? लसअप एलसीएम से, 4 और 6 का जो भी एलसीएम होगा ना वो निकाल लिया। अच्छा सर 4 से डिविजिबिलिटी कैसे पता करोगे सर, 4 से डिविजिबल है कि नहीं? 4 से डिविजिबल है या नहीं है, तो अपन एक काम करते हैं, ठीक है, मैं आपके सामने एक सेट खोल देता हूं, 4 8 12 डैश डैश लास्ट नंबर इज ओके फ्रॉम फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर ना, तो अप टू 100 तक, सही है, ये सारा सेट खोल दिया मैंने आपके लिए। और अपॉन में आप क्या कर रहे हो, एक नंबर सिलेक्ट कर रहे हो ना, अपॉन में 100C1, सही है, 100 में से एक ही तो सिलेक्ट कर रहे हो। या अब 6 वाले को खोलता हूं, 6 12 18 से लेकर के लास्ट नंबर इज 96 अपॉन 100, माइनस में 12 वाला खोल देता हूं, 12 24 से लेकर के 96 तक, 12 7 84 12 8 96, ठीक है, अपॉन में 100। अब इसको गिन लेते हैं, है ना, 4 से लेकर के 100 तक कितने हुए, 25, 25 बटा 100 माइनस में 6 से लेकर 96 तक कितने होते, 12 12 16 16 6 96, तो प्लस में कितना 16 डिवाइड बाई 100 माइनस में 12 8 96 12 बाई 100, ठीक है, कितना हो गया 8 और 33 बाय 100, सही है। चलो चलो, क्या 25 लिख रहे हैं बच्चे, यहां तक तो हो जाएगा। ओके नेक्स्ट पॉइंट पे चलें। अगले क्वेश्चन में आ जाओ, ठीक है, क्वेश्चन है अगला, 3 integers are randomly selected from 1 to 10 natural numbers, ठीक है, find probability that minimum selected number is 3 and maximum selected number is 7, ठीक है, बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा क्वेश्चन है ना भाई, करो। 3 इंटीजर को चुनना है, पक्का करो कि जो भी इंटीजर चुन रहे हो उसमें सबसे छोटा इंटीजर 3 है और सबसे बड़ा इंटीजर 7 है, ठीक है, मिनिमम 3 मैक्सिमम 7, मिनिमम 3 यूनियन मैक्सिमम 7, फार्मूला आप लिखो, देखो कुछ तो कचरा मचाओ, देखो तब पता चलेगा क्या क्या सीखा अभी तक, उससे पता चल जाएगा सीखे कि नहीं सीखे अभी तक। मिनिमम 3 मैक्सिमम 7, लगाओ दिमाग। हम्म
ओ, ये बीच में सही में और है, ठीक है, डोंट वरी। और है, और ही है, और ही है, क्वेश्चन में ही और है, ठीक है। नहीं नहीं, और है और। वो मुझे भी नहीं पता चला कब मैंने आपके ऐसे तार छेड़ दिए सारे। मिनिमम 3 और मैक्सिमम 7। 11/10, ओके। मिनिमम 3, मैक्सिमम 7। लगाओ लगाओ लगाओ, दिमाग लगाओ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्लासिक क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहां पे दिमाग लगाओ, इसीलिए मैंने आपको छोड़ दिया था 2 मिनट के लिए, कि जैसे समझो ये आपको 3 डब्बे भरने हैं, ठीक है। 3 डब्बे भरने हैं और आपके पास में 1 से लेकर 10 तक के नंबर भरे, ठीक है। और आपको 3 नंबर सिलेक्ट करने हैं, माने दोबारा रिपीटेशन भी नहीं है, क्योंकि 3 नंबर सिलेक्ट करोगे तो ऑब्वियसली बात है सारे डिस्टिंक्ट होंगे। तो पहले आप एक काम करो, आप आपके पास में जो 3 डब्बे हैं ना, इन 3 डब्बों पे दिमाग लगाओ। आपने 10 में से कोई 3 नंबर चुन लिया है, ठीक है। और अब आप चाहते हो कि सबसे छोटा नंबर 3 हो, सबसे छोटा नंबर 3 हो, ठीक है। वो 3 कहां बैठता है कहां नहीं बैठता है इससे आपको कोई मैटर नहीं है, बस चुने हुए 3 नंबर जो है उनमें सबसे छोटा 3 होना चाहिए। आप 3 को कहीं भी बैठा दो, मान लो आपने यहां बैठा दिया, तो आपने 3 को कहीं पे भी बैठाया, उसको बैठाने का एक ही तरीका है। इस बार आपने 3 चुन ही लिया कि भाई नीचे से नीचे 3 है, और बाकी के जो 2 नंबर हैं, बाकी के जो 2 नंबर हैं, क्योंकि ये मिनिमम 3 है, 3 से छोटा नंबर नहीं चुनना, सबसे छोटा नंबर 3 चुना जा चुका है, तो बाकी के 2 नंबर 7 में से चुनोगे, बाकी के 2 नंबर 7 में से चुनोगे। ये पता भी है ना अपने को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सही बात है ना। अगर भाई देव आपने 3 सबसे छोटा चुना, तो बाकी के नंबर ये 7 में से चुन के रखोगे आप। इन 7 में से कोई एक चुन लोगे, 7 में से कोई 2, और उनको चुनना मतलब, अब बाकी के जो भी नंबर है वो 3 से बड़े हैं। सबसे छोटा कौन हो गया? 3, या, है ना। अब मैं मैक्सिमम 7 की बात कर रहा हूं। मैक्सिमम 7 का समझना, मैक्सिमम 7 का मतलब अब मेरा अगला डब्बा आया, इसमें सबसे बड़ा, इस इन तीनों में सबसे बड़ा नंबर 7 होना चाहिए। तो 7 को कहीं पे बैठा दो, बैठाने का तरीका एक, और बाकी के 2 नंबर 7 से छोटे चाहिए। अब 7 से छोटे वाले गिनो कितने हैं, 7 से छोटे कितने हैं, 7 से छोटे कितने, छोटे 6, तो बाकी के 6 में से 2 गिनोगे, 6 में से 2 चुन लो, सही है। माइनस, अब आ जाओ, अब आपको वो केस हटाने हैं जिसमें छोटा, सबसे छोटा 3 हो और सबसे बड़ा 7 हो। सबसे छोटा 3 और सबसे बड़ा 7, तो आपने एक 3 चुन लिया, एक 7 चुन लिया। 3 को चुनने का तरीका एक, 7 को चुनने का तरीका एक। नीचे आपका 10C3 मस्त चल रहा है। बीच वाला नंबर 3 से 7 के बीच का ही होना चाहिए, क्योंकि सबसे छोटा 3, सबसे बड़ा नंबर 7 है चुने हुए 3 नंबरों में। अब ये वाला जो नंबर है, ये वाला नंबर 3 से 7 के बीच में होना चाहिए। 3 से 7 के बीच में कितने नंबर फंस गए? 3। इन्हीं में से कोई आप चुनोगे तो 3C1, 3C1, 2 नहीं आएगा क्योंकि एक ही खाली है ना जगह। तो अब इसको आप सॉल्व कर लो, तो आंसर विल बी 7C2 अपॉन में 10C3 प्लस में 6C2 अपॉन में 10C3, ठीक है, और माइनस में 3C1 अपॉन 10C3। आपको बुक्स में यही मिलेगा, ये इंटू वन नहीं मिलेगा। और जब तक इंटू वन नहीं मिलेगा ना, ठीक है, जब तक इंटू वन नहीं मिलेगा तब तक आपको क्लिक नहीं करेगा कि यार क्या कैसे सोचा होगा, ठीक है। अब कई बच्चों के दिमाग में आएगा सर इसमें कहां लिखा सर ये कि रिपीटेशन नॉट अलाउड है। वो आप वीडियो दोबारा देखना पूरी, जब क्लास खत्म हो जाए ना तो दोबारा देखना, मैंने शुरुआत में वो बात बोल दी है, ठीक है, उसके बारे में मैं बोल चुका था। तो जिस भी बच्चे को इस क्वेश्चन में डाउट हो वो दोबारा देखना है ये क्वेश्चन, ठीक है। आगे दोबारा देखना, दोबारा अगला, नेक्स्ट, ठीक है। A word is selected
फ्रॉम ऑल वर्ड्स मेड यूजिंग alphabets of a range. ठीक है, अरेंज. Find probability that selected word has both A और both R. ठीक है, both A और both R. Selected word has both A और both R. ठीक है, together. Both are together. ठीक है, both A और both R. ठीक है, both A और both are together. नहीं ऋषि, जो लिख दिया वो सही है एकदम. ठीक है, कंफ्यूज मत हो. अगला नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं. बहुत ध्यान से देखना है, ये बहुत है ना. अब ये जो क्वेश्चन है देखो, फिर से पीएनसी के लिए क्षमा मेरी तरफ से इस जगह पर, पहले से क्षमा मांग रहा हूं मैं. ठीक है, आ गया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं. ठीक है, अब मैं ढूंढ रहा हूं कि प्रोबेबिलिटी जब दोनों ए साथ हो, ठीक है ना, जब ए साथ हो, ठीक है, और या जब दोनों आर साथ हो. ठीक है, तो पहले तो मैं वो केस ढूंढ रहा हूं कि जब, ठीक है ना, व्हेन एज आर टुगेदर, व्हेन बोथ ए टुगेदर. ठीक है, प्लस प्रोबेबिलिटी व्हेन बोथ आर टुगेदर. ठीक है, माइनस प्रोबेबिलिटी व्हेन बोथ ए एंड बोथ आर टुगेदर. ठीक है, अब जरा समझना. पहला, अरेंज को कितने तरीके से अरेंज करा जा सकता है. अरेंज को लिखने के कितने वर्ड्स हैं, तो टोटल कितने वर्ड्स बनते हैं वो बताता हूं. टोटल वर्ड्स फ्रॉम अल्फाबेट्स ऑफ अरेंज. अल्फाबेट्स ऑफ अरेंज से कितने वर्ड बन सकते हैं वो बता रहा हूं. तो ये अगर देखा जाए शायद टोटल 7 है, तो फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 इतने तरीके से इन्हें जमा सकते हैं. ठीक है ना, क्योंकि अगर पता हो तो 2 बार ए आ रहा है, 2 बार आर आ रहा है, तो जितनी बार रिपीटेशन होता है उतनी बार अपन डिवाइड करते हैं. तो पहली बात, अगर किसी ने अगर टोटल केस की बात करी कि टोटल केस कितने बनेंगे, तो हमारी तरफ से आंसर होगा फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2. ठीक है ना, प्लस यहां पे भी फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2. ठीक है, माइनस में यहां पे भी फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2. बस अब सिर्फ ऊपर की तरफ केसेस बना बना के बैठाने. ठीक है, पहला केस, जब दोनों ए साथ में है, जब दोनों ए साथ में है तो हमने ए और ए को बांध दिया, ए और ए को बांध दिया, से एक बोरे में बांध दिया, और बाकी फिर आर आर, ठीक है, एन जी ई को लेकर के एक फोटो खिंचवाई. ठीक है, कि भाई तुम कितने तरीके से फोटोग्राफर को कह दिया, मर्जी जहां तेरे को जिसको जहां बैठाना है वहां पे बैठा के फोटो खींच. तो उसने फोटो खींचा, तो उसके पास में उसको दिख रहे थे सामने, क्योंकि बोरे के अंदर वो देख नहीं पा रहा था, तो वो देख रहा है कितने, उसको 6 लोग दिख रहे हैं. तो उसने 6 लोगों को अरेंज कर करके फैक्टोरियल 6 तरीके से अरेंज करा. लेकिन इसमें आर और आर है ना, क्योंकि आर और आर 2 बार आ रहे थे, इसलिए उनके कारण से डिवाइड बाई फैक्टोरियल 2, क्योंकि रिपीटेशन होने पर डिवाइड बाई फैक्टोरियल 2 का रिवाइज है, डिवाइड बाई नंबर ऑफ रिपीटेशन का रिवाइज है ना. अब आए, ठीक है, अब हमने क्या किया, अब यहां आपके मन में आया होगा सर ए और ए घूम गए, तो ए तो सेम है, घूमेंगे तो क्या फर्क पड़ता है. ए और बी होते हैं तो 2 तरीके से दिखते, ए बी और बी है. सही है. अच्छा, अब आए जब दोनों आर को बांध दिया. अगर आपने दोनों आर को बांध दिया एक बोरे के अंदर, और ए एन जी ई को लेकर के अगर फोटोग्राफर का मस्त फोटो खींच तू, तो वो फैक्टोरियल 6 तरीके से उन्हें अरेंज कर सकता था. लेकिन क्योंकि ए का रिपीटेशन हो रहा था, इसलिए डिवाइड बाई फैक्टोरियल 2 लगा. ठीक है, अच्छा, माइनस. अब दूसरी बार क्या हुआ कि जब उसने, है ना, दोनों ए बांध दिए और दोनों आर आर बांध दिए, समझ रहा हो, और फिर एनजी को लेकर के फोटो खिंचाई. अब क्या हुआ, अब इनको जमाने के तरीके फैक्टोरियल 5, और नीचे कुछ नहीं, क्योंकि किसी का रिपीटेशन हो ही नहीं रहा था. क्या ये मेरी बात समझ में आई? ऐसे है ना, मेरा तो आपको ये तो समझ में आ रहा होगा
कोई इस तरह की बिल्कुल भी कोई ऐसी कोई बेवकूफी की बात नहीं करना चाहिए कि ना सर ये दो ऑरेंज जैसा है या ये दो लेडीज जैसा है। क्योंकि ना जैसे हम सामने पहचान लेते हैं कि देखो घर में अपन ढूंढते, मेरे से एक बार किसी ने फोन किया तो मैंने बोला भी था क्या हम ऑरेंज वाले ठेले पे जाने के बाद में उसमें चुनाव करते हैं कि ये ऑरेंज बड़ा, ये छोटा, ये ऐसा, ये ऐसा। तो चुनाव करते हैं तो सारे ऑरेंज सेम नहीं होते, ठीक है ना, ऐसे सारी लेडीज सेम नहीं होती, लेकिन दो ए सेम होते हैं। तो ये बेवकूफी नहीं करना कृपया करके, आप उस क्वेश्चन को इस क्वेश्चन में पूछें, इसीलिए मैं तुरंत रोक देता हूं, कनेक्ट डिस्कनेक्ट खत्म, इसमें बात ही नहीं करता मैं, क्योंकि आप खुद लोड लेना प्लीज, है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो अब अभी तक अपन लोगों ने क्या क्या कर लिया, अभी तक अपन लोगों ने थोड़े बहुत क्वेश्चन करे, जिसमें हमने बात करी है किस किस पर, हमने बात करी है जनरल एडिशन थ्योरम पे। नॉर्मली जनरल एडिशन थ्योरम के बाद में थ्योरी इतनी भगा दी जाती है कि स्टूडेंट को हवा ही नहीं लगती कि अरे ये कुछ थ्योरम भी थी क्या। तो ये बहुत काम की चीज है बेटा, बोर्ड के लिए भी बहुत काम की चीज है, जरूर ध्यान से देखना। ठीक है, नेक्स्ट, इसके बाद हमारा अगला टाइटल वेन डायग्राम। ठीक है, और मेरे को जल्दी से बता दो, मैंने एक बढ़िया सी मिस्टेक करी है, वो मिस्टेक तुरंत रियलाइज करो। वेन डायग्राम बताओ क्या गलती करी मैंने। हाँ, मृणाल ने सही लिखा, शुभंकर ने भी सही लिखा, ये मेरे एक स्टूडेंट ने कॉपी में लिखा था, बस रैपट नहीं चपा मैंने उसके कि यार कि ये क्या करता है तू चलो ठीक है, चले आगे। वेन डायग्राम, अभी वेन डायग्राम में आपको कुछ छोटी छोटी चीजों का एहसास होना जाना चाहिए, जैसे पीए। पीए का मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ ए, दिस ऑल इज ए, ऐसा इसका वेन डायग्राम होगा। सेकंड, ठीक है, इजी है। ठीक है, अब देखो किसी ने कहा पीए बार, पीए बार प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अकरिंग, है ना, ऑफ ए, ए के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी इज पीए बार। तो ये अगर ए है तो इसके बाहर बार वाला पीए बार। आई थिंक ये बात समझ में आ रहा है। ठीक है, अब आगे बढ़ जाओ जल्दी 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 जल्दी। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 पे आ जाओ। पॉइंट नंबर 3, पी ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये आपको बोलना आना चाहिए, हैपनिंग ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ ए और बी। ठीक है, ये बोलना आना चाहिए, और आपको तो पता ही ये तो यूनियन है, यूनियन है तो सब कुछ जोड़ जाड़ के बोलेंगे बेटा, है, ये सब कुछ जोड़ जाड़ के बोल देंगे अपन। ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। चौथे पे आ जाओ, चौथा, ये तो हो गया ए यूनियन बी। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट इज पी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ बोथ ए एंड बी, ए और बी का एक साथ होने का रास्ता। तो ए और बी अगर साथ में हो रहा है तो क्या होगा, ये वाला पोर्शन है ना, दिस पोर्शन, दिस इज पी ए इंटरसेक्शन बी। आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट पेज हो, नहीं नेक्स्ट पेज हो, नेक्स्ट पेज हो, पॉइंट नंबर 5। ठीक है, नेक्स्ट इज ए इंटरसेक्शन बी बार, ए इंटरसेक्शन बी बार। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी बार। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ओनली ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ओनली ए, सिर्फ ए के होने की प्रोबेबिलिटी। ये समझो जरा कैसे, ये जैसे ए है ये बी है ना, ए इंटरसेक्शन बी बार माने सिर्फ ए होना चाहिए, सिर्फ ए, बी का तो छूना भी नहीं चाहिए, दैट इज ये वाला पार्ट, दिस इज ओनली ए। ठीक है, अगर ये ओनली ए है तो इसको कैसे निकालेंगे हम, पूरा जो ए था ना हमारा चांद, ए वाला जो चांद था, ये वाला जो ए वाला चांद था ना बेटा,
ठीक है, ये जो ए वाला चांद था इसमें से कॉमन वाला पार्ट हटा देंगे, ए इंटरसेक्शन बी हटा देंगे, ये वाला इंटरसेक्शन वाला पार्ट था ना, इसको हटा देंगे, तो बाकी बचाओ पी ए में जो रह जाएगा ये रह जाएगा। तो ये फार्मूला होता है, याद रखना, पी ए इंटरसेक्शन बी बार का। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज पॉइंट नंबर 6, प्रोबेबिलिटी ए बार इंटरसेक्शन बी। इसका मतलब ओनली बी, समझ रहे आप, सिर्फ बी होना चाहिए, सिर्फ बी। अगर ऐसा है तो ये ए ये बी, ये वाला पोर्शन है, दिस इज ओनली बी। ठीक है, ऐसा अगर ये वाली बात पकड़ में आ गई तो ऐसे। अच्छा, हाँ, अब कोई पूछे कि पी ए बार बी इज इक्वल टू क्या होगा, तो पीबी वाले चांद में से कॉमन वाला पार्ट हटा दिया। ठीक है, कॉमन वाला पार्ट हटा दिया। ठीक है, हाँ, पाप धुल रहे हैं, मेरे को पता है, सारे के सारे पाप धो दिए। ठीक है, हर चीज छोटी बड़ी, पता हो नहीं पता हो, जानते हो नहीं जानते हो, ठीक है, सब पता हो जाना चाहिए। 7th, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, यूनियन ए इंटरसेक्शन बी बार। ठीक है, इससे बोलते हैं कि या तो सिर्फ ए हो या सिर्फ बी हो। जैसे इसमें सिर्फ बी होने के चांसेस हो रहे हैं, इसमें सिर्फ ए होने के चांसेस है ना, तो या तो सिर्फ ए हो रहा हो या फिर, है ना, बी हो रहा हो, ओनली ए और बी। ठीक है, ओनली ए और बी, ओनली ए, ठीक है, और ओनली बी, माने या तो सिर्फ ए हो या सिर्फ बी हो, या यूं भी कहा जा सकता है एग्जैक्टली ए और बी, एग्जैक्टली ए और एग्जैक्टली बी। एग्जैक्टली बी, ठीक है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जैसे ए है ये जैसे बी है, तो या तो सिर्फ ए हो या फिर सिर्फ बी हो, समझ रहे हैं? और अगर ऐसा है, अब अगर ऐसा है तो इसको कैसे पढ़ेंगे, इसको ऐसे पढ़ेंगे कि P, इट इज P ओनली ए, ठीक है, ए हो और बी ना हो, यूनियन ए हो और बी ना हो। मैं उल्टा बोल गया था पहले वाले, ए ना हो और बी हो, और ए हो या बी ना हो। इसका मतलब क्या, हम क्या करेंगे, ए और बी टोटल ले लेंगे, ठीक है ना, ए और बी टोटल माने ए यूनियन बी ले लेंगे, और ए यूनियन बी में से बीच वाला चांदा हटा लेंगे। ये एकदम सही कौशल, बिल्कुल सही कहनी। पॉइंट नंबर 8, 8वें नंबर पे आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, P ए बार यूनियन बी बार, ए बार यूनियन बी बार। इसका मतलब नॉट ए, ठीक है, और नॉट बी, ठीक है, नॉट ए और नॉट बी, ठीक है, नॉट ए और नॉट बी। प्रोबेबिलिटी की शीट नहीं चढ़ी अभी तक, प्रोबेबिलिटी की शीट नहीं चढ़ी यार, ये फिर से हाँ भाई, नॉट ए नॉट बी, है ना, ना तो ए हो ना बी हो। ठीक है, अब नॉट ए नॉट बी, इसको कैसे पढ़ें, ठीक है, कैसे समझो जरा, इसको समझना, ये भी बड़ा मस्त है। ठीक है, देखो अब जैसे मैंने लिखा ना ए, मैंने कहा एक बार, तो ए बार के टाइम पे सारे इधर से बाहर से खड़े आ गए, ए बार लिखते ही ये सब आ गया, समझ रहे आप, ए बार लिखते ही सारा आ गया, सारा, सही बात है ना। अच्छा, अब बी बार लिखते हैं, बी बार, राइट है, जैसे मैंने बी बार लिखा, बी बार लिखते बी के सर्कल के बाहर सब कुछ मेरे पास आ गया, दिख रहा है आपको, बी बार के टाइम पे बी के सर्कल के बाहर का सब मेरे पास आ गया।
और मुझे इनका कॉमन पार्ट नहीं चाहिए, यूनियन चाहिए, माने इन्हें मेरे को जोड़ के बताना है। आपकी नजर अगर पड़ रही हो, वैसे तो इस पे बहुत मुश्किल है कि आपको दिख भी रहा होगा, लेकिन एक पोर्शन ऐसा है जो बच गया। अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक पोर्शन बच गया। कुछ क्लिक करा आपको? एक पोर्शन ऐसा है जो बच गया। हां, आप सोचो, वो मेरा आंसर हो गया। देखो मेरा आंसर क्या है, मेरा आंसर क्या है, मेरा आंसर व्हाइट वाला प्लस येलो वाला जोड़ के देना है, ठीक है ना। मेरा आंसर क्या है, व्हाइट प्लस येलो पार्ट, ठीक है, जोड़ करके, ये मेरा आंसर है। अगर आप समझ रहे हो तो इसका मतलब मैं समझता हूं कि आप में से कई बच्चे समझ जाएंगे कि 1 मैं ये बीच वाला पोर्शन हटा दूं, और बीच वाला पोर्शन इज ए इंटरसेक्शन बी। अगर आपको नहीं दिख रहा तो मैं आपको बताता हूं, इस पे किसी का भी दांव नहीं लगा, ये वो पोर्शन था जो किसी में शामिल नहीं हुआ। तो इस पोर्शन को पूरे यूनिवर्स इस समय 1 है, इस पूरे 1 में से इस पोर्शन को हटा दो तो बाकी बचा हुआ सारा कंबाइन पोर्शन रह जाएगा, ठीक है ना। अब आप में से कई बच्चों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग चीजें पकड़ में आने वाली है। क्या यहां तक की बात पकड़ में आई है ना? और ऐसा सुनने में आया, डी मॉर्गन्स लॉ हमारे को ये इजाजत देता है कि हम पी ए, ठीक है, यूनियन बी को हम पी ए इंटरसेक्शन बी का बार लिखते हैं। ऐसा सुनते हैं हम कि डी मॉर्गन्स लॉ हमें इजाजत देता है कि आप ऐसे चल लें, और अगर ऐसे चल सकते हैं, याद है ना, जब कंप्लीट बार लेते हैं तो साइन बदल देते हैं, और अगर ऐसा लिख सकते हैं तो याद है पी ए बार इज इक्वल टू 1 माइनस पी होता है, तो 1 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, वैसे ही हो गया सेट। ऐसे समझ लो, वैसे ही सेट हो गया, बिना वेन डायग्राम भी सोच सकते थे हम, ठीक है। ऑल दीज आर क्वेश्चंस, रिमेंबर इट, ऑल दीज आर क्वेश्चंस और द पार्ट ऑफ द क्वेश्चंस, और विल बी द पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, और वुड बी द पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए ये सब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हमारे काम के हैं, ठीक है, सब काम के हैं। तो ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट पे, ठीक है, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, ठीक है। अच्छा, मान लो क्वेश्चन में दिया होता, ठीक है, पॉइंट नंबर कितना चल गया था अपना, 8 9, ठीक है, 9 पार्ट पे, 9 पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी बार होता था, ए बार और बी बार का इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन पार्ट, लेकिन हम इसको वेन डायग्राम से करते ही नहीं। अगर ऐसा होता तो मैं इसको लिखता पी ए बार इंटरसेक्शन बी बार इज इक्वल टू पी ए यूनियन बी का कंप्लीट बार इज इक्वल टू 1 माइनस, ठीक है ना, पी 1 माइनस पी ए यूनियन बी, सही है, ऐसा लिख देता। इसका मतलब अगर मैं वेन डायग्राम में, अब मैं उल्टा सोच सकता हूं, ए यूनियन बी, ये दोनों किडनियां, ये दोनों जो किडनियां देख रहे हैं आपको, ये किडनी, ठीक है ना, ये जो किडनी है इसके बाहर, इसको 1 में से हटा दो, 1 में से किडनी हटा दो तो बाकी बचा हुआ ये, दिस इज द कॉमन पार्ट, ये हो गया, ये वाला जो पार्ट है ना, ये जो बार बार नाच रहा है, दिस इज पी ए बार और बी बार। और वैसे भी देख सकते हो तो साधारण इंग्लिश भी आती है तो भी पकड़ जाओगे, वो हिस्सा जो ए में ना हो और बी में ना हो, ये वो हिस्सा है जो ना तो ए में है ना बी में है। ए बार मतलब ए में ना हो, बी बार मतलब बी में ना हो, तो वो हिस्सा जो ए और बी, ए, अब सर और हिंदी वाला कि इंग्लिश वाला, हिंदी वाला, जो ए में भी नहीं हो और बी में नहीं हो, सर और हिंदी वाला मतलब एंड, तो एंड लिखा है क्या, हाँ ये एंड ही तो लिखा है, जो ना तो ए में हो एंड बी में भी ना हो, नॉट ए एंड नॉट बी, ठीक है। अब मेरी ज्यादा क्या लगी, ये बात समझ में आ गई, ठीक है। अच्छा, अब बढ़ते हैं 10th पे, ठीक है। व्हेन ABC 3 events, when ABC 3 events happening, अगर बाय द वे एबीसी के नाम पे 3 इवेंट हो रही हो तो क्या करा जाए, एबीसी के नाम पे 3 इवेंट हो रही हो तो पहला है ना, 10th में ही पहला दे रहा हूं, पी ए यूनियन बी यूनियन सी। यूनियन का मतलब हमेशा याद रखना, जैसे ए यूनियन बी है एटलीस्ट वन ऑफ ए और बी, एबीसी है एटलीस्ट वन ऑफ ए और बी और सी, तो इसे बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ ए और बी और सी, ए या बी या सी में से किसी एक के होने की प्रोबेबिलिटी, ठीक
ठीक है, अगर किसी ने ऐसा लिखा है तो ए और बी और सी के किसी एक के होने की प्रोबेबिलिटी, अब अपने को बताए ए यहां लिख लेते हैं, बी यहां ले लेते हैं और सी यहां ले लेते हैं। ठीक है, अपने पास तीन तीन इवेंट हो गई, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। फटाफट से आगे बढ़ते हैं। एबीसी अगर अपने पास तीन तीन इवेंट हो गए तो क्या करना है सर? अब लॉजिकली चलते हैं, देखो जरा, है ना, एक एक बात को। तो अगले ने यूनियन लिखा है, यूनियन माने ये सब सब जोड़ जाड़ के, ये सब जोड़ना है अपने को, फाइनली एक सबका नेट देना है अपने को, ये सब जोड़ के देना है। तो दिस इज ऑल ए यूनियन बी यूनियन सी। अच्छा, इसका मतलब सर अगर ए यूनियन बी यूनियन सी है और हम एक एक करके सर्कल टू सर्कल चलें, तो हमने पहले ए का सर्कल लिख दिया, ठीक है, लिख दिया। फिर अपन ने सर इसी के ऊपर बी का सर्कल रख दिया सर, रख दिया, ठीक है ना। अच्छा, लेकिन जैसे ए और बी का सर्कल रख दिया तो ये जो पोर्शन था ए और बी के बीच वाला कॉमन, ये दो बार आ गया। हाँ, ये दो बार आ गया, ठीक है। तो सर इससे एक बार कर लें, कर लो। तो माइनस में कहीं दूर पी ए इंटरसेक्शन बी कर लेते हैं, बराबर। अब ये बीच का पोर्शन समतल हो गया है, मतलब ये भी एक बार, ये भी एक बार, बीच वाला भी एक बार। अब हमने सी वाला सर्कल रखा, चलो रख दिया पी सी वाला सर्कल। जैसे सी रखा, सी रखते ये वाला पोर्शन दो बार हो गया, ये वाला पोर्शन भी दो बार हो गया। सही बात है, सही है। अच्छा, अब जैसे मैंने ये वाला पोर्शन हटाया, तो जैसे मैं ये वाला पोर्शन हटाऊंगा ना, पूरा हटेगा। क्लियर है? तो हम जैसे लिखेंगे ना, तो अब हमने पी ए और सी का कॉमन पार्ट हटा लिया, माइनस। अब जब हमने ये वाला हटाया तो पी बी और सी का कॉमन पार्ट हटा लिया। सही बात है। लेकिन इस चक्कर में इसका बहुत दुर्गति हो गई, ये वाला पोर्शन दो दो बार हट गया। समझ रहा आप? अब ये वाला पोर्शन ये तो चलो समतल हो गया, वन टाइम हो गया, ये वाला वन टाइम, लेकिन ये वाला दो बार हट गया। ठीक है, तो इसे वापस देना पड़ेगा कि रुको 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 रुको, तुम्हारा एक और लेके जाओ। तो हमने इसे वापस एक बार रखा, ए इंटरसेक्शन बी, जो एक ऐसा पोर्शन जो एबीसी तीनों में था वो हमको वापस रखना पड़ा। ठीक है, तो हमारे पास में ये बना, तो पी ए यूनियन बी इज इक्वल में इतना। अब कई लोगों ने जिनको लगता था कि नहीं साहब ऐसे बताने में तो शायद बच्चा समझ जाएगा, बच्चे को नहीं आना चाहिए प्लीज। ठीक है, ठीक है। और झांकी के लिए ऐसा बोल सकते हैं कि यार बेटा ऐसे याद किया करो, तुम वैसे मत याद किया करो। ठीक है, ऐसे लिख लो, कैसे भी लिख लो, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, मेरे हिसाब से तो समझ में आना चाहिए, दैट्स इट। फिर तो जब समझ में आता है तो ये भी आएगा और वो भी आएगा और वो भी आएगा और वो भी आएगा, सब समझ में आएगा। ठीक है, चलो ये भी काम खत्म हो गया। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। सर इसमें वो बार वाला नहीं हो सकता क्या? क्यों नहीं हो सकता? जैसे 11th पे आ जाते हैं, 11 पी ए, ठीक है। मतलब अब जैसे क्वेश्चन के अंदर आ सकता है पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बार, ऐसा दे दिया किसी ने। ठीक है, अब यहां पे आपको समझना है ए और बी हो और सी ना हो, ए हिंदी वाला और बी हो और सी ना हो। ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ ए एंड बी बट नॉट सी, मतलब ऐसा इलाका बताओ जिसमें ए और बी तो घट रहे हो पर सी नहीं आ रहा हो, ए और बी तो घट रहे हो पर सी नहीं आ रहा हो। इसको समझना, ए और बी घट रहे हो पर सी नहीं आ रहा हो, ए और बी घटे और सी नहीं आया, जरा समझो, ये ए, ये बी, ये सी। सही है। मैं आपको ऐसा इलाका दिखाता हूं जिसमें ए और बी घटेंगे परंतु सी नहीं होगा। ऐसा पोर्शन है ही कहां सर? है, मस्त है ये वाला पोर्शन। देखो ये वो इलाका है जहां पे ए और बी दोनों एक साथ घट रहे हैं, ए और बी दोनों एक साथ हो रहे हैं। दिस पोर्शन इज, इधर सिर्फ ए हो रहा है, इधर सिर्फ बी हो रहा है, इधर सिर्फ सी हो रहा है। ये इलाके के अंदर ए और बी इस जगह से इस जगह तक सिर्फ ए और बी हो रहे हैं, सी नहीं हो रहा। यहां पे ए बी सी तीनों हो रहे हैं। तो दिस पोर्शन इज जहां पर ए हो रहा है एंड बी हो रहा है पर सी नहीं हो रहा। ग्रेट, तो ये बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब जैसे ये वाली बात समझ में आई तो ये समझो, जैसे मान लो किसी ने ऐसा ना देकर के ऐसा दे दिया होता 12वें नंबर पे। ठीक है, किसी ने दे दिया पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी में बी पे बार लगा दिया था। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ ए एंड सी बट नॉट बी,
लेकिन बी नहीं होना चाहिए। तो अब जब हम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे डायग्राम, हम बनाएंगे ए बनाएंगे, बी बनाएंगे और सी बनाएंगे, और अब हम कहेंगे कि ए और सी होना चाहिए, ए और सी होना चाहिए बट बी नहीं होना चाहिए, ये वाला पोर्शन, दिस इज ए दिस इज सी। आपने को पता ही है यहां पे ए और सी दोनों हो रहे हैं पर बी आउट हो गया। ओके, इससे क्या कंक्लूजन निकलेगा, इससे कंक्लूजन ये निकलेगा, देखो जरा, इससे कंक्लूजन ये निकलेगा कि जब भी तीन तीन होते हैं ऐसे, ठीक है, तो ये वाला जो पोर्शन होता है, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, इनमें सिर्फ एग्जैक्टली दो इवेंट ही होती है, एग्जैक्टली टू इवेंट्स होती हैं, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एग्जैक्टली टू इवेंट्स, अगर कोई पूछता है तो हमको ये फूल याद आ जाना चाहिए कि अच्छा इनमें सिर्फ दो घटनाएं घट रही हैं। हाँ, अगर ये दो इवेंट हो रही हैं तो कौन कौन सी हो रही है, जैसे ऊपर वाले में कौन कौन सी हो रही है, ऊपर वाले में हो रही है ए और बी हो रही है पर सी रुक रही है, ठीक है। इस वाले के अंदर ए और सी हो रही है, ठीक है, ए और सी हो रही है पर बी रुक रही है। इस वाले के अंदर है ना, ए रुक रहा है पर बी और सी हो रही है, समझ गया। तो एक एक करके बार सबके सर पे नाचा, यहां पे सी रुक गया, यहां पे ए रुक गया, यहां पे बी रुक गया, ऐसा। ओके, ऐसा। और सिर्फ किसी ने यही मांग लिया तो कैसे मांगेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एग्जैक्टली टू इवेंट्स। हाँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एग्जैक्टली टू इवेंट्स अगर वो मांगेगा तो हम क्या करेंगे ऐसे केसेस में, ठीक है। अगर किसी ने मांग लिया तो हम करेंगे कि हम ए और बी को लाए, तो जैसे हम ए और बी को लाए, एक बार जरा इधर दिमाग लगाएं, जैसे हम ए और बी को लाए, ठीक है ना, तो हमारे पास में ये आ गया। जैसे किसी ने बोला पी ए यूनियन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी, सॉरी, तो ये आ गया हमारे पास में, ठीक है। अच्छा, प्लस अगली बार किसी ने कहा कि हम बी और सी को लाए, बी एंड सी, तो जैसे बी एंड सी बोला तो बी एंड सी बोलते ही मेरे पास में ये वाला आ गया, सही है। एक बार ये आ गया, एक बार, अब ये दो बार आ चुका है, ठीक है। फिर मैं आगे बढ़ता हूं और मैंने लिखा प्लस प्रोबेबिलिटी ए और सी को भी ले जाते हैं। जैसे मैंने ए और सी को बोला, अब ये वाला पोर्शन आ गया, ठीक है। तो ये जो बीच वाला पोर्शन है ये मुझे चाहिए या नहीं चाहिए, अगर मुझे एग्जैक्टली दो चाहिए तो माने मुझे ये चाहिए, ये चाहिए और ये चाहिए, और बीच वाला पोर्शन बिल्कुल भी नहीं चाहिए, बीच वाला पोर्शन मुझे बिल्कुल ही नहीं चाहिए, तो ये मेरे को नहीं चाहिए, ये जो पोर्शन है ना ये नहीं चाहिए, सही। अगर ये नहीं चाहिए तो ये पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है, और ये तीन बार हुआ, जब मैंने पहला पत्ता रखा, फिर दूसरा पत्ता रखा, जब तीसरा पत्ता रखा, तो मैं बिल्कुल नहीं चाहिए, तो मैं तीन बार पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी हटा दूंगा, ये मुझे नहीं चाहिए, ठीक है, ऐसे। ठीक है, ऐसा। तो बिफोर गोइंग एनी फर्दर, ठीक है, बिफोर गोइंग एनी फर्दर, अब इसके आगे कहीं पे भी जाने से पहले मैं आपको एक और चीज बताता हूं, ठीक है। अब यहां समझना, मैं इस हर चीज का नाम लिख रहा हूं, ये वाला पोर्शन इज ए बार इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये वाला पोर्शन इज ए इंटरसेक्शन बी बार इंटरसेक्शन सी, ये वाला पोर्शन इज, अब ये वाला पोर्शन, जो ये वाला पोर्शन है, दिस इज ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बार। अब ये जो बीच वाला पोर्शन है, ये जो बीच वाला पोर्शन है, दिस इज ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तीनों में इंटरसेक्शन। अब आ जाओ साइड में, ये वाला पोर्शन, कौन सा, ये वाला पोर्शन दिख रहा है आपको, दिस इज, इसमें सिर्फ ओनली बी इज हैपनिंग। अगर सिर्फ बी हो रहा है तो मतलब ए नहीं हो रहा, ए नहीं हो रहा, सी नहीं हो रहा और बी हो रहा है, ठीक है। अगर किसी ने पूछा ये वाला पोर्शन, इसमें सिर्फ सी हो रहा है, ठीक है, इसमें ओनली सी इज हैपनिंग। अगर सिर्फ सी हो रहा है तो ए नहीं हो रहा और बी नहीं हो रहा और सी हो रहा है। ये वाला पोर्शन, इसमें सिर्फ ए हो रहा है, ठीक है, ओनली ए। अगर इसमें सिर्फ ए हो रहा है तो ए हो रहा है, बी नहीं हो रहा और सी नहीं हो रहा। तो एग्जैक्टली वन इवेंट ये तीन है, ठीक है। तो एग्जैक्टली
वन इवेंट माने ये तीनों येलो येलो वाले पोर्शन, एग्जैक्टली वन ऑफ ए बी सी। अगर कोई बोलेगा तो ये तीन पोर्शन जोड़ के मेरे को आंसर देना पड़ेगा, ठीक है। फटाफट से कॉपी कर लेना। हाँ भाई, एग्जैक्टली वन ऑफ एबीसी यहां तक आ गया अपने को, है ना। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट पे। अगर किसी ने एग्जैक्टली वन मांग लिया तो कैसे निकालेंगे सर फिर अपन? एग्जैक्टली वन मांगे फिर बताता हूं आपको धीरे धीरे, सब इस पे भी आता हूं, एक एक पॉइंट पे आता हूं, ठीक है। जरा क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हमारे पास में ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज क्लियर, मेरा ना तो ख्याल है, ठीक है। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ओनली बी इन एबीसी इज गॉट अ क्वेश्चन मार्क, ठीक है। सिर्फ बी के बारे में बात हो तो कैसे सोचेंगे भाई? बी के बारे में अगर बात हो रही है तो सिर्फ ऐसे सोच सकते हैं कि हमारे को सिर्फ ये वाला हिस्सा चाहिए। पहली बात तो सिर्फ ये वाला हिस्सा चाहिए, सही है। अगर मुझे ये वाला हिस्सा चाहिए तो इसका मतलब मैं क्या सोच सकता हूं, मुझे ये दिखता है कि मेरे को पीबी में से, ठीक है ना। अब पहले पीबी ले आया मैं, पीबी लाते ही क्या हो गया, पीबी जैसे ही लेके आया, ठीक है, मेरा दादा क्या, आपने सभी को पता चलेगा, पीबी लाते ही पूरा चांद आ गया मेरे पास में, पूरा सर्कल आ गया, ठीक है। जैसे ही मेरे पास में पीबी आया, अब मेरे को ये वाला पोर्शन मैंने हटाया, सही है, हटा दूं। ये वाला पोर्शन कौन सा है जिसमें ए और बी कॉमन है? अच्छा, फिर मैंने ये वाला पोर्शन भी हटाया। जैसे मैंने ये वाला पोर्शन हटाया तो मैंने किस किस को हटा लिया? बी और सी के इंटरसेक्शन को हटा लिया। बी और सी के इंटरसेक्शन हटा दूं तो बी और सी के इंटरसेक्शन को, पहले मैंने ए और बी के इंटरसेक्शन, फिर बी और सी, लेकिन इस चक्कर में ये वाला पोर्शन दो बार हट गया, तो एक बार वापस कर रहा हूं बैलेंस, सही है। और जैसे ही मैंने ये करूंगा मेरे पास आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नहीं हो, बी हो और सी नहीं हो, ओनली बी का होना, ठीक है। ऐसे नहीं है, ये यहां तक की बात क्लियर होगी। नेक्स्ट पे बढ़ जाए, अगला, छोटी छोटी चीजें, हर छोटी से छोटी बात, हर चीज जिसे बकवास कह करके टाल सकते हैं अपन, उन पे बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अ क्लास हैज 125 स्टूडेंट्स, कितने? 125 स्टूडेंट्स, इन विच 70 in maths, 70 in maths, 55 in physics and 30 in both past, ठीक है। If a student
is randomly selected, randomly selected, ठीक है? If a student is randomly selected, find probability of him to be passed in exactly one subject, ठीक है? इन एग्जैक्टली वन सब्जेक्ट। बड़े ध्यान से समझना, पहली बात, सारी कहानी में मैथ्स है, फिजिक्स है या दोनों है, हमें ठीक एक सब्जेक्ट में पास करवाना है। माने पहले सबसे पहली चीज आती है, जब आप क्वेश्चन कर रहे हो तो सबसे पहले मैं नोटेशन क्या भेजूं क्या क्या, तो जो आप बोल रहे हो ना वो आप लिख रहे हो, बस ये समझो। आप बोलना चाह रहे हो कि मैथ्स में पास हो पर फिजिक्स में ना हो, मैथ्स में पास हो और फिजिक्स में ना हो, ठीक है? या सही है, मैथ्स में पास हो और फिजिक्स में ना हो, या फिर मैथ्स में पास ना हो और फिजिक्स में पास हो जाए, ये आप चाहते हो, ठीक है? तो सबसे पहली चीज तो आप क्या चाहते हो, इस पे बात हो गई, ठीक है? अब क्योंकि इसमें सिर्फ दो ही जने हैं तो ये वाला डायग्राम आएगा, मैथ्स और फिजिक्स वाला। अब आप चाहते हो मैथ्स और फिजिक्स वाले ये डायग्राम आते ही अब आप दिमाग लगाओगे कि ये वो हिस्सा है जिसमें वो मैथ्स में पास हो रहा है और फिजिक्स में नहीं हो रहा, और ये वो हिस्सा है जिसमें वो फिजिक्स में पास हो रहा है पर मैथ्स में नहीं हो रहा। आपको चाहिए ये, अगर आपको ये चाहिए तो आपने दिमाग लगाया कि भाई एक्चुअल में मुझे चाहिए क्या क्या। मैं चाहता हूं कि एक तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मैथ्स आ जाए, सही है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ फिजिक्स में पास होने की आ जाए, माइनस में ये वाला पोर्शन मुझे चाहिए ही नहीं, तो माइनस में 2 बार, है ना, 2 बार हम प्रोबेबिलिटी ऑफ मैथ्स एंड फिजिक्स को हटा देते हैं, मैथ्स एंड फिजिक्स को हटा देते हैं, ये मेरी डिमांड है। तो मैथ्स में पास होने की प्रोबेबिलिटी क्या है भाई, 70/125। भाई कोई एक स्टूडेंट अगर आपने सेलेक्ट करा तो 70 चांसेस है 125 में से कि वो मैथ्स में पास हो, ठीक है? फिजिक्स में पास होने के क्या चांसेस है भाई, 55 आउट ऑफ 125 माइनस 2 टाइम्स, दोनों के पास होने के चांसेस 30, तो 30 डिवाइड बाई 125, तो मिला करके क्या मिल गया भाई, 65/125 इज माई आंसर, ठीक है? आप चाहो तो ऐसे देख लेते और चाहो तो ऐसे देख लेते कि सर 70 जने थे जो मैथ्स में पास हुए थे, उसमें से 30 दोनों के कॉमन थे, तो सर इधर 40 ही थे। ये टोटल 55 जने थे, 55 में भी 30 कॉमन थे, तो 25 ही थे सर। तो अगर देखा जाए सिर्फ इधर वाले का 40, इधर वाले का 25, 65 आंसर आना था सर। 65 मैं डायरेक्ट देख के बता देता, इतना किया ही क्यों आपने? आया समझ में या नहीं आया? सही है। आप में से कोई इस तरह से भी देख सकता, 40 और 25 से डायरेक्ट भी देख सकता था, अगर उसे सिंपल वेन डायग्राम आता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इफ पीबी इज इक्वल टू 3/4, पीबी इज इक्वल टू दे रखा है 3/4, ठीक है? बी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू दे रखा है 1/3, ठीक है ना? पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बार इज इक्वल टू दे रखा है 1/3। फाइंड पी बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है? फाइंड बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी एग्जैक्टली। अब जरा सुनो आप, ठीक है? अब कैसे करना है बेटा, अब जरा ध्यान से सुनना, ठीक है? बड़े ध्यान से, क्योंकि इसमें 3-3 की कहानियां हैं, ठीक है? पहले आप ये पकड़ो, हर कहानी को पकड़ो। ये क्या चीज है सर, 3/4, इसका मतलब ये पूरा सर 3/4 है, ये 3/4 लिख दिया बेटा तेने, 3/4 लिख दिया। अगले पे चल, अगला देख जल्दी जल्दी, अगले में क्या लिखा है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, कौन सा वाला, बीच वाला। ये वाला पोर्शन कितना है, 1/3, कितना है, 1/3, दिख गया? अब इस पे आ जा, ये क्या कहता है भाई, जल्दी जल्दी सोच। हाँ भाई, ये क्या चाहता है, ए और बी हो पर सी ना हो, माने ये वाला, सही है? ये वाला पोर्शन कितना है, ये वाला पोर्शन इज 1/3, सही बात है। अब आपको क्या चाहिए, बी और सी का इंटरसेक्शन। मैंने आपसे क्वेश्चन वाले ने डिमांड क्या करी है, क्वेश्चन वाले की डिमांड सोचो आप कि क्वेश्चन वाले की डिमांड क्या है, बी इंटरसेक्शन सी, माने ये वाला पोर्शन चाहिए आपको, सही है? क्लियर है? अब आप दिमाग लगाओ कि कैसे आखिरकार आपके पास में ये आंसर आ सकता है, ठीक है? पीबी बराबर दे रखा है 3/4, सही है?
अगर मैं आपको कहूं कि मेरे पास ये 1/3 और ये वाला 1/3 है, दोनों कितने 1/3, सही है। अगर मैं 3/4 में से ये दोनों 1/3 1/3 हटा दूं तो बाकी बचा हुआ मेरे पास में 3/4 माइनस 1/3 प्लस 1/3 बच जाएगा। उसमें भी मुझे आपको ये वाला देना है, कैसे दोगे आप ये बताओ। हाँ, क्वेश्चन में दे रखा है, अच्छा मेरे से एक गड़बड़ हुई है, मैंने गलती तो नहीं कर दी ना, बस कर दी है, एक गलती कर दी, सॉरी मैंने एक गलती करी है, मैंने क्वेश्चन में गलती करी है। एक सेकेंड, एक क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में एक हल्की सी मिस्टेक हुई है, इसलिए ये वाला पोर्शन हटाओ, इसको समझना। एक गलती क्या करिए, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बार है, ये एक छोटी गलती हुई है, तो इसलिए वो सेकंड वाला हट गया। रुक जाओ, ठीक है, जरा देखो वापस आता है, ठीक है, ज्यादा लंबा समय नहीं लगेगा, फटाफट से आता है। इसका क्या मतलब हुआ, माने ए और बी हो और पर सी ना हो, ए और बी हो और सी ना हो, ये वाला 1/3 है ना, ये वाला कितना है 1/3। अच्छा, ये दोनों तो सेम हो गए ना फिर। एक सेकेंड, दोनों में कैसे दे रखा है, हाँ तो इस बच्चे ने यही कॉपी करते समय गलती कर दी। एक ये वाला सही है और दूसरा वाला क्या है, ओके दूसरे वाले में ये है, नहीं नहीं बच्चे ने गलती नहीं करी, उसकी कॉपी में ये लाइन दिख नहीं रही, ये है। हाँ भाई क्या फर्क है देखो जल्दी से, अब ये जानते हो ये इसका क्या मतलब हुआ, जल्दी सोचो। केवल बी माने ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन कितना दे रखा है 1/3। अब सही है, अब आ जाओ आप क्वेश्चन में, मर्जिया जो दिखाओ। हाँ नहीं मैंने सही कर दिया, क्वेश्चन मिल गया ना सही। हाँ अब क्वेश्चन में मांगा क्या था, उसकी डिमांड सोचो। हमसे मांगा जा रहा है ये वाला पोर्शन, मैं गलत तो नहीं सोच गया, नहीं मेरे से ये वाला भी चाहिए, ये वाला भी चाहिए, सही है। अब देखो साहब 3/4, उसमें से ये वाला हटा दूं, ये वाला पोर्शन हटा दूं, तो रिमेनिंग जो पोर्शन है, अच्छा और साथ में इसने कहा है कि ये वाला भी हटा देते हैं, ठीक है, धीरे धीरे समझते हैं क्या क्या हटा है। अगर मैं इस पूरे सर्कल में से ये वाला पोर्शन हटा दूं, कौन सा, ये वाला पोर्शन हटा रहा हूं, ये वाला पोर्शन हटा रहा हूं, ठीक है, हटा दिया, और साथ में ये वाला पोर्शन भी हटा दूं, ये वाला भी, ये भी हटा दूं और ये वाला भी हटा दूं, यही है ना, ये वाला भी हटा दूं, तो क्या मेरे पास में ये वाला बचेगा नहीं बचेगा, कहीं मैं वही तो नहीं मांग रहा, अरे सर यही तो मांग रहे हैं अपन। तो इसका मतलब सामने वाले ने मुझसे क्या डिमांड करी है, सामने वाले ने मुझसे बहुत सिंपल डिमांड करी है। सामने वाले ने कहा है कि अगर आपको पी बी इंटरसेक्शन चाहिए तो बस सिंपल से एक काम करो, पीबी में से ये वाला पोर्शन, ठीक है ना, पी जिसमें ए हो और बी हो और सी ना हो ये हटा दो, और ये वाला पोर्शन जिसमें ए हो, ए ना हो, बी हो और सी ना हो, ये वाला भी हटा दो, तो बस आपके पास में पी बी इंटरसेक्शन डी सी रह जाएगा। तो 3/4 में से 1/3 और 1/3 हटा दो, माने एक तरह से 3/4 में से आप 2/3 हटा दो, माने एलसीएम लेते ही 12 आ जाएगा और ऊपर की तरफ बन जाएगा 9 माइनस 8, माने आंसर इज 1/12। सही है, आंसर इज 1/12। सही है, सही है, सही है, सही है। हाँ देखो क्वेश्चन अचानक से सही सेट बैठ गया, बहुत अच्छे क्वेश्चंस में से एक था। अब हालांकि ऐसे देखा जाए तो एक क्वेश्चन है, लेकिन बट वो जाते जाते अपना पूरा टाइम एग्जॉस्ट कर जाएगा अगला बार, तो अपने को छोड़ना ही पड़ेगा, ठीक है ना। हाँ तो ये वाला मेरा ज्यादा ख्याल है छोड़ देना चाहिए, ठीक है। प्रोबेबिलिटी की शीट आप तक आ गई होगी, है ना, एक बार देख लें प्रोबेबिलिटी की शीट में क्या क्या अपलोड हो गया आपका। प्रोबेबिलिटी की शीट में आपके पास क्या क्या अपलोडेड है, एक मिनट देख लेते हैं। ट्वेल्थ में क्या क्या अपलोडेड है, प्रोबेबिलिटी है ना, प्रोबेबिलिटी नोट्स में आपके पास शीट नहीं आई अभी तक, है ना, मैंने बोल दिया था जस्ट अभी बोल के भी आया था मैं, ठीक है। नहीं नहीं एसडब्ल्यू में नहीं देंगे यार, करेंगे अपन उस क्वेश्चन को, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। अब पहले एक बार एक अभी तो बहुत यूं समझ लो बहुत कच्चा बेस बना है अपना, है ना, एक सीमा के बाद में अच्छा बेस बन जाएगा, फिर मैं आपको देना चालू कर सकूंगा, ठीक है। मैं फिर भी दे दूंगा आपको अपनी तरह से। एक्सरसाइज 1 में अगर बाय द वे एक्सरसाइज 1 आप तक आ रही है तो उसके पहले 10 क्वेश्चन ट्राई कर लेना,
ठीक है, शाम तक अपलोड होना चाहिए बस। चलो वो तो हमको समझ में आता है ना, अगर इनका मॉडल टीचर चेक करेगा तो कैसे पता चलेगा? नहीं, वो समझ आएगा। सबका प्रोबेबिलिटी कॉन्सेप्ट सही होता है। हाँ, सब सेम, बिल्कुल सेम, कोई डिफरेंट कर ही नहीं सकता। हाँ, एनसीईआरटी लगा सकते हो बेटा, एनसीईआरटी लगा सकते हैं आप, कोई तकलीफ नहीं है, एनसीईआरटी लगाइए बिल्कुल, ठीक है ना, आपसे बन जाएगा।